नमस्कार जनसमाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 15 जनवरी। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। दोस्तों राहुल गांधी ने एक बार फिर से कर दिया धमाकेदार आगाज। कल मणिपुर की जनसंख्या देख पहली और बड़ी जीत हुई है। धमाकेदार आगाज से कांग्रेस गदगद। राहुल ने मोदी सरकार को घेरा, 24 में पटखनी देने का किया ऐलान। बताएंगे कैसे भाजपाइयों में लगा झटका। दूसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होते कांग्रेस पार्टी ने दिया बीजेपी और जेजेपी को तगड़ा झटका। 24 से ज्यादा नेताओं ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। बताएंगे हरियाणा में कैसे लड़खड़ाई भाजपा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कैसे खूबसूरती में ताजमहल से भी कम नहीं होगी अयोध्या में बनने वाली मस्जिद। बताएंगे इसके बारे में भी। तीसरी खबर निकल के आई है, यूपी कांग्रेस ने अयोध्या दौरे पर पैमाना बढ़ाया। आज लगभग 2000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं रामनगरी अयोध्या में। बीजेपी को पटखनी देने की तैयारी। बताएंगे इसके बारे में। और बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां आखिरकार कैसे अखिलेश यादव ने पीडीए रणनीति पर है फोकस। इस सॉफ्टवेयर की मदद से बीजेपी को टक्कर देने जा रही है समाजवादी पार्टी। तो इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और बड़ी अपडेट निकल के आई है जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए मिलिंद देवड़ा। बताएंगे आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी ने खड़े किए सवाल, बीजेपी को घेरा। वहीं अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्यों ने खोल दिया है मोर्चा। बड़ी अपडेट जहां मुस्लिमों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया ऐलान। बोले मौजूदगी पीएम मोदी की मौजूदगी सेकुलरिज्म की हत्या होगी, मुसलमान रहे इससे दूर। बताएंगे राम मंदिर को लेकर कैसे गुस्से में है मुसलमान। और 2500 लगभग 25,000 शिक्षकों का नुकसान, योगी सरकार नहीं दे रही है वेतन। बताएंगे मदरसों को कैसे खत्म करने की तैयारी है। तो एक एक करके विस्तार से आपको जान लेना जरूर। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल सबसे पहले और बड़ी अपडेट निकल के आई है तो राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान, धमाकेदार ऐलान। आपको बता दें शुरुआत हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा की धमाकेदार शुरुआत से कांग्रेस गदगद। कल हजारों हजार की संख्या में लगभग 25,000 करीब लोगों के रैली में पहुंचे लोग। उस मणिपुर में जिस मणिपुर में पिछले लगभग 8 महीने से रह रहकर हिंसा, आगजनी, रेप, हत्याएं, लूट हो रही थी, सरकार चूं से पू तक नहीं की। उस मणिपुर में राहुल ने इतनी बड़ी जनसभा करके ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार को 2024 के सत्ता से उखाड़ फेंकने की यह अंतिम लड़ाई है। उन्होंने कहा कि 2004 में जब मैं राजनीति में हूं तब मैं पहली बार हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां सरकार नाम की संस्था तबाह हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि सरकार नाम की संस्था मणिपुर में तबाह हो चुकी है और यहां पर जनता को शोषित किया जा रहा है। उन्होंने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया और कहा कि राज्य की शांति और सद्भावना वापस लाने का उन्होंने वायदा किया है। और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज मोदी आरएसएस के लिए मणिपुर देश का भाग नहीं है। आपका जो दुख है, जो आपका जो दर्द है, वो उनका दर्द, उनका दुख नहीं है। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर बड़ा उन्होंने हमला बोला। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आप लोगों ने वो खो दिया है जिसे आपने महत्व दिया है। तो सीधे तौर पर उन्होंने सरकार उखाड़ने की मणिपुर में भी आह्वान कर दिया है। इसी तरीके से राहुल गांधी जहां जहां जाएंगे वहां की सरकार उखाड़ने का आह्वान करेंगे। इंफाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी रवानगी से पहले पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला और जबरदस्त तरीके से भीड़ देख राहुल पूरी तरीके से गदगद नजर आए हैं। एक और अपडेट निकल के आई है। आपको बता दें भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होते ही लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी को तगड़ा झटका लग गया है। बीजेपी जेजेपी के 24 नेताओं ने थाम लिया कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हरियाणा लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है और इसी बीच पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसी बीच बीजेपी जेजेपी और अन्य पार्टियों के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामा। करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं की ज्वाइनिंग के मौके पर बोलते हुए हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। एचपीएससी की परीक्षा में हरियाणा जी के खत्म करके यूरिया बैग का वजन घटाने और कानूनगो के धरने प्रदर्शन को लेकर के सरकार को घेर लिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने एचपीएससी द्वारा सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती में जारी सिलेबस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार हरियाणवी युवाओं को नौकरियों से वंचित रखना चाहती है। इस वजह से जानबूझकर ऐसे नियम बना रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में जो है वो अब बीजेपी और जेजेपी से दूर होकर के नेताओं ने सबसे पहले कांग्रेस का दामन थामा और बीजेपी और जेजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का भी आह्वान कर दिया। अगली एक और अपडेट, कांग्रेस यूपी में अयोध्या दौरे का आज पैमाना बढ़ाया। 2000 से अधिक नेता कांग्रेस पहुंच रहे हैं अयोध्या, बड़ा झटका देने की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस द्वारा अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका देने के लिए कांग्रेस पार्टी के 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता आज जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने ये तय किया है और आपको बता दें यूपी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि पवित्र शहर की अपनी यात्रा का पैमाना बढ़ाएंगे और 2000 के करीब नेता आएंगे और हम ये बताएंगे
कि भारतीय जनता पार्टी जिस राम को भुनाने की कोशिश कर रही है वो हमारे आराध्य हैं और वो श्रद्धा और समझ का विषय है, इस तरीके की चीजें नहीं है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां खूबसूरती में ताजमहल से कम नहीं होगी अयोध्या में बनने वाली मस्जिद। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, अयोध्या में जो जगह मस्जिद बनाने के लिए दी गई है वो वहां जल्द ही अब मस्जिद निर्माण का कार्य शुरू किया जाना है। इस बीच धन्नीपुर में यह निर्माण शुरू होना है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर से करीब 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर के मजार की खाली जमीन पर नई मस्जिद की डिजाइन का पोस्टर भी लगा दिया गया है। आपको बता दें, डिजाइन देखने के बाद लोगों का कहना है कि मस्जिद की डिजाइन इतनी खूबसूरत है कि वो ताजमहल से भी सुंदर दिखेगी। वहीं मस्जिद का पहले भी एक डिजाइन तय किया गया था, लेकिन अब इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने नया डिजाइन तय किया है। अब इसी हिसाब से मस्जिद का निर्माण जो है वो कराया जाएगा। 5 मीनारों वाली ये मस्जिद होगी। बता दें, यहाँ पर जो भव्य और मस्जिद बनाई जाएगी उसमें 5 मीनारें रहेंगी, जो कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रही हैं। राम मंदिर से करीब 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर में करीब 4500 स्क्वायर मीटर के बड़े प्लॉट में मस्जिद का निर्माण कार्य रमजान महीने से शुरू किया जाना है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आखिरकार इस सॉफ्टवेयर की मदद से बीजेपी को टक्कर देगी समाजवादी पार्टी पीडीए, रणनीति पर रह गई फोकस। जी हां, दरअसल आपको बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शामिल करके कड़क तैयार कर रही है। सभा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा पीडीए के दी गई परिभाषा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के भरोसे पार्टी को लगता है कि उसे पीडीए कैडर के लिए पार्टी ने एक सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया है, जिनमें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का विवरण डाला जाएगा। पार्टी का मानना है कि इसमें बूथ स्तर पर लोगों से सुझाव लेने और संभावित उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने में भी मदद मिलेगी। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी ने बूथ खंड और सेक्टर प्रमुखों के ऊपर पार्टी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय प्रभारी भी बनाया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने तैयारियां जोरों शोरों से कर ली। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम की मौजूदगी को सेकुलरिज्म की हत्या बताया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोले दूर रहे मुसलमान। AIMPLB ने अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य जजमान पीएम मोदी के बनने का कड़ा ऐतराज जताया है। बोर्ड ने कहा है कि वो न्याय और सेकुलरिज्म की हत्या है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर जारी एक पोस्ट में कहा है कि अगर कोई मुसलमान 22 जनवरी को दीपक जलाता है या बहुदेववादी नारे लगाता है तो वो नाजायज होगा और यह इस्लाम में हराम होगा। उन्होंने कहा है कि वे संसार और इसके बनाने वाले के बारे में इस्लाम की सोच बिल्कुल साफ है और वो ये है कि केवल एक ही खुदा है, जिसने इसे बनाया है। संसार में इसकी वस्तुएं सभी उसी ने बनाई हैं और वो जीवन देती हैं और ज्ञान देता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि अलग अलग खुदा एक साथ संसार का प्रबंधन करते हों। यानी एक तरीके से उन्होंने कहा है कि ये मुसलमानों की बुनियादी विश्वास यही है कि वो अकीदा यानी विश्वास मानवीय समानता की भावना पैदा करता है, क्योंकि इस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति का मानना है कि हम सभी खुदा द्वारा बनाए गए हैं और हम सभी मनुष्य के रूप में समान हैं, और इसी विश्वास के कारण व्यक्ति के मन में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भावना भी पैदा होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी मुसलमान जो है वो दीपक नहीं जलाएगा और मोदी इस तरीके से संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, जहां आपको बता दें आखिरकार इस्तीफे की टाइमिंग पीएम मोदी ने तय की। मिलिंद देवड़ा की पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस का आरोप, हेडिंग मैनेजमेंट के लिए इस तरीके से दिलवाया गया इस्तीफा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मिलिंद देवड़ा के साथ अपनी हुई बातचीत का पूरा वाकया बताया। भारत जोड़ो ने यात्रा शुरू होने से ठीक पहले मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ने की घोषणा करने की टाइमिंग पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि मिलिंद के पार्टी छोड़ने की घोषणा का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित किया गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया है कि देवड़ा ने इस शुक्रवार को उनसे फोन पर बातचीत की थी और उन्होंने कहा है कि वो मुंबई साउथ लोकसभा सीट से पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दावों पर राहुल गांधी से बातचीत करना चाहते हैं। मिलिंद देवड़ा और उनके पिता मुरली देवड़ा दोनों मुंबई साउथ से सांसद रह चुके हैं। जयराम रमेश ने पूरा वाकया बताते हुए कहा है कि उन्होंने मुझे शुक्रवार को 8:30 बजे मैसेज किया और फिर दोपहर 2:30 बजे मैंने उनको जवाब दिया और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप स्विच करने की योजना बना रहे हो, जिसके बाद 2:48 पर एक मैसेज किया कि क्या आपसे बात करना संभव नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कॉल करूंगा और फिर मैंने 3:30 बजे उनसे बातचीत की। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि देवड़ा ने कहा है कि उन्हें चिंता है कि वो मौजूदा शिवसेना की सीट है, वहाँ राहुल गांधी से मिलना चाहते थे और उन्हें सीट के बारे में बताना चाहते थे और ये भी सच है कि मैं राहुल गांधी से इस बारे में बातचीत करूंगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें उन्होंने कही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा का चारों शंकराचार्यों ने किया विरोध, बताया राजनीतिक मुद्दा। एक बार फिर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसे पूरी तरीके से अनैतिक है।
दरअसल बीजेपी और मोदी के द्वारा इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आए जाने को लेकर के अब शंकराचार्य ने फिर से चारों शंकराचार्यों ने एक साथ इसे राजनीतिक कार्यक्रम बताया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक कार्यक्रम है और चारों के चारों शंकराचार्य समझिए, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्माचार्य समझिए, 4 शंकराचार्य हैं और उन सबों ने इससे पूरी तरीके से बैकआउट का ऐलान कर दिया है। शंकराचार्य ने कहा है कि राजनेताओं की अपनी सीमाएं हैं और संविधान के तहत उनकी जिम्मेदारियां हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में नियम और प्रतिबंध है और इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। नेताओं द्वारा हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करना पागलपन है। संविधान के अनुसार भी ये एक जघन्य अपराध है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पुरी शंकराचार्य ने ये टिप्पणी पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में की, जहां पर वो मकर संक्रांति के अवसर पर वार्षिक अनुष्ठान स्नान में भाग लेने गए थे। तो ये चीजें जो है वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आजम खान को सजा दिलाने वाले बीजेपी विधायक को जान से मारने की धमकी। 3 महीने में तीसरी बार आई है मेल, यूपी पुलिस एक्टिव। जी हां, दरअसल भाजपा विधायक आकाश सक्सेना को 3 धमकी बने हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जहां आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़े थे, वहीं अब खबर निकल के आई है कि बृजभूषण शरण सिंह को भी जो है वो जान से मारने की धमकी मिली है। बाहुबली बृजभूषण सांसद है और के साथ साथ उनके करीबी संजय सिंह को भी बम से मारने की धमकी मिली है। बार बार फोन आया है, तो ये लगातार उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। अगली एक और अपडेट बता दें, गाजा युद्ध के 100 दिन पूरे होने पर दुनिया भर में फलस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन हुए तेज। दुनिया भर में हो रहे हैं जोरदार प्रदर्शन। दरअसल गाजा के युद्ध में आपको बता दें 100 दिन के करीब पहुंचने पर और इसके विरोध में इजराइल के आक्रमण को समाप्त करने की मांग को लेकर दुनिया भर में 50 से ज्यादा देशों में लाखों लोग सड़कों पर उतर गए हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर में शनिवार को रैलियों में लोग इजराइल के कट्टर सहयोगियों को संदेश भेजने के लिए संयुक्त राज्य दूतावास में एकत्र हुए। अमेरिका ने तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशाल बहुमत द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को वीटो कर दिया था। इसको लेकर भी विरोध हो रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका से लेकर लंदन, फ्रांस, लगभग 50 देशों में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और 100 दिन आपको बता दें इजराइल और गाजा का युद्ध जो है वो लगभग 100 दिन हो चुका है। इसमें लगातार दुनिया भर ने फ्री पैलेस्टाइन और सीज फायर के नारे लगाए हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की मिली भगत से ये युद्ध हो रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए सारी रणनीति हो रही है। अब धीरे धीरे ये खुलासे हो रहे हैं कि इसके पीछे जो साजिश है, जो इजराइल का खुला समर्थन अमेरिका कर रहा है, यमन पर उसने खुलकर हमले कर दिए हैं। इस पूरे मामले में अमेरिका की रणनीति मिडिल ईस्ट मुस्लिम देशों को पूरी तरीके से नियंत्रित करना, उन्हें अपने कंट्रोल में रखने की एक बड़ी रणनीति है और इसी को लेकर पूरे दुनिया भर में अमेरिका की तानाशाही और दादागिरी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अमेरिका को अपने अंडर में लेना पूरी दुनिया को एक तरीके से भारी पड़ रहा है। एक और अपडेट, इजराइल में जबरदस्त फूट हो चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों। अब इजराइल में तेल अवीव में कल जोरदार प्रोटेस्ट हुए हैं, खास करके उन लोगों के लिए, बंधकों की रिहाई के लिए जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट में खुद इजराइल के रक्षा मंत्री और वॉर कैबिनेट के अध्यक्ष बेनी गेंट्स शामिल हुए हैं। जी हाँ, खुद उन्होंने ट्विटर पर ये तस्वीरें जारी की हैं। ये देख सकते हैं, ये बेनी गेंट्स का अकाउंट है। उन्होंने इजराइल में ट्वीट किया है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन अस, यानी हम पर पूरी तरीके से जिम्मेदारी है इन बंधकों की छुड़ाने की, बंधकों की रिहाई की जिम्मेदारी हम पर है। इजरायली मंत्री बेनी गेंट्स तेल अवीव विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और अब इसे राजनीतिक विश्लेषक और कुछ लोग इसे एक तरीके से खुद नेतन्याहू के खिलाफ बागी तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपहरण किए गए लोगों के परिवारों और इजराइल के कई लोगों के हम साथ हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह वीडियो जारी किया और तस्वीरें जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। इजरायली मीडिया ने बताया है कि एक अन्य युद्ध कैबिनेट सदस्य गादी इसेनकोट भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। तो अब धीरे धीरे अगर देखा जाए तो हमने आपको पहले भी बताया था कि रक्षा मंत्रालय और सरकार के बीच जबरदस्त तरीके से टकराहट मची हुई है। अभी 3 दिन या 4 दिन पहले समथिंग हमने आपको खबर बताई थी कि बीच मीटिंग में ही जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधिकारी यानी सेना और सरकार के बीच टकराहट हुई थी। सेना की अगर बात करें तो रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स का कहना है कि फिलहाल अब लगभग हमने हमास का खात्मा कर दिया है और अब आगे युद्ध मतलब यह है कि दलदल में फंसना। लेकिन इजराइल का कहना है कि अभी युद्ध में डटे रहो, क्योंकि यहां पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कई कोर्ट केसेस चल रहे हैं और ऐसे में देश को युद्ध में झोंकने का मतलब यह है कि उनके जितने भी केसेस हैं, जितने भी चुनाव हैं, धीरे धीरे पिछड़ते चले जाएंगे और फिर वो बच जाएंगे। इस तरीके की रणनीति पे चल रहे हैं। जबकि रक्षा मंत्री का कहना है कि इससे इजरायली सैनिकों की लगातार दिन ब दिन छत बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें अब वही हालात हो चुका है कि एक तरीके से दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है गाजा पट्टी में, लेकिन अचानक गोरिल्ला वार में इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। इस वजह से अब कंफ्यूज हैं खुद इजरायली सेना कि अब हम करें तो करें क्या। और यही कारण है कि अब इजरायली रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स जो है इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, क्योंकि अभी तक ना तो हमास का खात्मा हुआ है और ना ही बंधकों की रिहाई। तो इजराइल पूरी तरीके से फेल हो गया है। एक और अपडेट निकल के आई है, अमेरिका ने ईरान को धमकी देकर घुड़की लेने की कोशिश की। ईरान ने खुद दी धमकी,
बॉर्डर पर तैनात कर दिए मिसाइल और ड्रोन। हूती पर हमले के बाद दो खेमों में बटी दुनिया। ईरान ने तत्काल अटैक करने का ऐलान किया अगर कोई भी फाइटर जेट ईरानी बॉर्डर में घुसता है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन की ओर से हूती विद्रोहियों पर किए गए हमले के बाद ईरान अलर्ट मोड पर आ गया है। ईरान ने अपने बॉर्डर पर मिसाइलों और ड्रोन की तैनाती कर दी है। ईरान को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं अमेरिका उस पर भी हमला न बोल दे।